नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। इतिहास के पन्नों से एक ऐसे दिग्गज के बारे में बात करते हैं जिनका नाम सुनते ही जोश आ जाता है, द ग्रेट भगत सिंह। वैसे तो उनके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन आज उन स्थापित कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज उनकी उस एक खास आदत, उस एक छिपे हुए टैलेंट को डिकोड किया जाएगा, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि उसी एक आदत ने उन्हें असल मायने में महान बनाया। अब जरा इस सवाल पर गौर किया जाए, आखिर वो कौन सा इकलौता कौशल था, वो कौन सी खास स्किल थी जिसने उन्हें महज एक नाम से एक ऐतिहासिक आइकॉन में बदल दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की युवा पीढ़ी को जल्द से जल्द जान लेना चाहिए। बात सिर्फ इतिहास रटने की नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को समझने की है जिसने उन्हें इतनी कम उम्र में इतना प्रभावशाली बना दिया। सेक्शन 1, एक महान कौशल। आमतौर पर जब भी भगत सिंह का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? निडरता, साहसिक कदम और उनके अटल फैसले, है ना? ऐसा लगता है जैसे बस वो अड़िग फैसले ही उनकी इकलौती ताकत थे। लेकिन ऐतिहासिक स्रोत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। महानता की असली नींव, उनका सबसे बड़ा सीक्रेट था ज्ञान के प्रति उनका असीम प्रेम, लव ऑफ नॉलेज। बिल्कुल सही सुना आपने। यही वो असली कौशल था जिसने उनके बाकी सभी गुणों को सही दिशा दी। सेक्शन 2, आखिरी ख्वाहिश। हम सब जानते हैं कि जब किसी भी इंसान का आखिरी समय आता है, खासकर फांसी से ठीक पहले, तो नियमों के तहत उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। एक आम इंसान ऐसे में क्या मांगेगा? कोई अपना मनपसंद खाना या फिर अपने किसी सबसे करीबी इंसान से आखिरी बार मिलने की इजाजत? सच कहा जाए तो हर इंसान की यही एक बहुत ही स्वाभाविक सी ख्वाहिश होती है। लेकिन द ग्रेट भगत सिंह ऐसे ही तो ग्रेट नहीं बने। जब उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो जवाब बिल्कुल ही अलग था। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि फांसी के फंदे के ठीक सामने खड़े होने के बावजूद उनकी एकमात्र इच्छा उस किताब को खत्म करने की थी जो उनके वकील ने उन्हें लाकर दी थी, लेनिन की एक किताब। सोचिए, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस नए ज्ञान को हासिल करने पर टिका है। और अब इस बात की गहराई को महसूस किया जाए। अपनी शहादत को बिल्कुल सामने देखने के बावजूद मन में बस एक ही अफसोस था। उनके शब्द थे, मैं इस किताब को खत्म नहीं कर पाऊंगा। इस स्थिति की गंभीरता वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में कोई घबराहट नहीं, कोई और चाहत नहीं, सिर्फ ये दर्द कि उस किताब के पन्नों में जो ज्ञान छिपा है उसे पूरा नहीं समेटा जा सका। इतिहास में ज्ञान और सीखने का ऐसा बेजोड़ जुनून शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। सेक्शन 3, ज्ञान और क्रिटिकल थिंकिंग। उनका ये तरीका सिर्फ रैंडम किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं था। ये एक बहुत ही सॉलिड और लॉजिकल मेंटल फ्रेमवर्क था। चलिए इसे डिकोड करते हैं। चरण 1, अलग अलग विषयों पर ढेर सारी किताबें पढ़ना। चरण 2, सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उन विचारों को खुद गहराई से समझना। फिर आता है चरण 3, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करना। वो किसी की अंधी नकल नहीं करते थे। वो ये समझते थे कि जब इतिहास में महान लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां आईं तो उन्होंने उन समस्याओं को कैसे सुलझाया। और अंत में सबसे अहम चरण 4, उस ज्ञान और समझ को अपनी खुद की परिस्थितियों और तत्कालीन चुनौतियों पर लागू करना। इस पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाया जाता था। सेक्शन 4, महानता का रहस्य। जरा इस संख्या पर गौर किया जाए, 23। ये वाकई में हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। सिर्फ 23 साल की एक बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन ज्ञान के प्रति अपने उसी प्रेम और क्रिटिकल थिंकिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उन्होंने इतनी कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जो कई अन्य क्रांतिकारी अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी हासिल नहीं कर पाए। यही वो एक स्किल है जो उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग और असल मायने में महान बनाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में क्रिटिकल थिंकिंग और पढ़ने का ये ढांचा आधुनिक समय की चुनौतियों को कैसे हल कर सकता है? जरा सोचा जाए। अगर आज किसी की अंधी नकल करने के बजाय अच्छी किताबें पढ़ने, उन्हें गहराई से समझने और परिस्थितियों का खुद विश्लेषण करने की आदत डाल ली जाए, तो क्या हम अपनी समस्याओं का समाधान कहीं बेहतर तरीके से नहीं कर सकते? ये एक ऐसा विचार है जिसे हर किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।